हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आकाश कोहली एंड वेलकम टू माय चैनल कोहली साइंस क्लासेस। आज टॉपिक जो पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स मॉलिक्यूल्स होता क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए एटम्स मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर का नेम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स के बारे में पढ़ते हैं। एटम्स होता क्या है वो देखिए। एटम is the smallest part and unit of the universe which cannot be further divided. यानी ब्रह्मांड की मतलब छोटी इकाई जिसे हम कैसे विभाजित नहीं कर सकते, कैसे विरेक नहीं कर सकते, वो कहलाती है आपकी एटम्स। वो एटम्स कहलाते हैं, यानी कि कोई एक एलिमेंट है। इसको जब हम ब्रेक करते जाएंगे एक टाइम में ब्रेक करने के बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे ये ब्रेकेबल नहीं होगा, यानी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स में ब्रेक हो गई होंगे। टाइनी पार्टिकल्स में ब्रेक हो गए होंगे और जो लास्ट पॉइंट रहेगा उस एलिमेंट का, वही एटम्स कहलाएंगे। नेक्स्ट जो पढ़ते हैं इसके अंदर वो पढ़ते हैं हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होता है क्या वो देखिए। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। There are three types of chemical combination. First is law of conservation of mass. Conservation of mass. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है, इसमें मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। यानी मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बस क्या कर सकते हैं, अगर कोई दो एलिमेंट में है तो उसको हम कन्वर्ट करके एक कंपाउंड पर ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास होगा वो वाटर के मास के बराबर होगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो मास होगा वो वाटर के मास के बराबर रहेगा। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास को जब मर्ज कर दिया जाए तो मास किसके बराबर निकल के आएगा, वाटर के मास के बराबर निकल के आएगा। नेक्स्ट की बात करें हम, नेक्स्ट जो होता है इसमें सेकंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन इसमें क्या होता है, फिक्स्ड इन अ रेशियो। किसमें रहेंगे, रेशियो प्रेजेंट रहेंगे। जैसे H2O में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का 2 और इसका 16। एटॉमिक मास कितने होते हैं, कटेगा तो कितना आएगा 1:8। ऑलवेज वाटर का जो प्रोपोर्शन रहेगा, वाटर में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन रहेगा वो ऑलवेज रहेगा 1:8। चाहे वाटर वो गंदे पानी का हो, चाहे आरओ का हो, समुद्र का हो या प्योर वाटर हो, सबका जो रेशियो रहेगा वो 1:8 रहेगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हो चुका है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो चुका है। नेक्स्ट जो रहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या रहता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन में होता क्या है, यहाँ हमने वाटर पढ़ा था, वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का सेम रहता है यानी फिक्स रहता है। लेकिन यही चीज जब H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में आ जाए, यहाँ पे हाइड्रोजन है यहाँ भी ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ सेम नहीं रहेगा। यहाँ रहेगा आपका 1:16, फिक्स नहीं रहेगा। यहाँ था 1:8, यहाँ हो गया 1:16। बहुत डिफरेंस आ चुका है। कांस्टेंट प्रोपोर्शन में हमने पढ़ा था, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के 3 टाइप, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फर्स्ट हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ एक
फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में पढ़ा था। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता क्या है, एक फिक्स रेशियो में सारी चीजें चलती हैं, और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में एक फिक्स रेशियो में न चल के एक मल्टीपल पार्ट्स में चलती है, अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, दोनों चीज हो सकती है। लॉ ऑफ केमिकल कांस्टेंट आ चुके हैं। नेक्स्ट जो पढ़ते हैं हम एटम्स के बारे में, नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम डाल्टन के बारे में। डाल्टन कौन थे? डाल्टन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी को प्रेजेंट किया था। एटॉमिक थ्योरी वाज गिवन बाय एटॉमिक थ्योरी वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी यानी एटॉमिक थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु गिवन बाय एटॉमिक थ्योरी, तो जॉन डाल्टन गिवन बाय एटॉमिक थ्योरी, यानी एटॉमिक थ्योरी वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन के द्वारा एटॉमिक थ्योरी को रिप्रेजेंट किया गया था, रिप्रेजेंट किया गया था या दिया गया था। एटॉमिक थ्योरी थी क्या? जॉन डाल्टन के पोस्टुलेट के आधार पर एटॉमिक थ्योरी को डिराइव किया गया था। उस पोस्टुलेट में था क्या वो देख लीजिए। उस पोस्टुलेट में कुछ सिंपल से पॉइंट्स थे, वो पॉइंट्स मैं बता दे रहा हूं आपको, वो देखिए। पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स थ्योरी, क्या क्या पोस्टुलेट थे उस थ्योरी के वो देख लीजिए। फर्स्ट जो रहता है उसमें कि ऑल मेटल्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल, यानी ऑल मेटल इज मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स। छोटे छोटे कणों से मिलकर जो सारे मेटल्स हैं क्या हैं, बने हुए हैं। सेकंड की बात करते हैं, एटम्स आर इंडिविजुअल, एटम्स आर इंडिविजुअल नॉर बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। ना तो इनको क्रिएट कर सकते हैं ना ही इनको नष्ट कर सकते हैं। थर्ड जो था कि एटम्स अपने आप को आइडेंटिकल किस में कराते हैं, एलिमेंट्स के, अपने आप को एलिमेंट्स के कराते हैं वो आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में अपने आप को क्या कराते हैं, ये शो आउट कराते हैं। फोर्थ की बात की जाए, फोर्थ जो रहेगा एटम्स कंबाइंड इन द रेशियो। एटम्स कैसे रहते हैं, कंबाइंड रहते हैं रेशियो में। एटम कंबाइंड इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स, ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। कैसे प्रेजेंट रहते हैं, एक छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे होल नंबर्स में प्रेजेंट आपके एटम्स रहते हैं। अब नेक्स्ट बात मैं करता हूं कि व्हाट इज एटम। एटम क्या होता क्या है, एटम होता क्या है वो देख लीजिए। ये सब बच्चों का रेस कर रहा हूं। एटम्स होता क्या है वो देखिए। एटम की डेफिनेशन अभी पढ़ी थी हमने, सिंपल सी डेफिनेशन है एटम की कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स व्हिच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड एंड डिविजिबल, फर्दर डिवाइडेड एंड डिविजिबल। अब एटम्स का जो स्ट्रक्चर रहता है, एटम का जो स्ट्रक्चर रहता है वो देख लीजिए, जो किसने दिया था, बोर्स मॉडल जिसे हम कहते हैं। बोर्स मॉडल पढ़ते हैं, और बोर्स मॉडल भी बाद में डिफेक्ट हो गया तो उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, फिलहाल जो है उसी के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, जो मिडल वाला पार्ट रहता है ना, जो प्लस साइन से दर्शाया जा रहा है, वो होता है न्यूक्लियस, जिसे हम अदर नेम न्यूक्लियंस भी कहते हैं।
न्यूक्लियस हमने नाम पढ़ा है, लेकिन एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभार पूछ लेता है क्या द नेम ऑफ द न्यूक्लियस इज, अदर नेम बताइए, तो ऑप्शन में होता है न्यूक्लियस। इसमें प्रेजेंट रहते हैं आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या प्रेजेंट रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके प्रेजेंट रहते हैं। और इन्हें क्या कहते हैं? और कहते हैं क्वार्क। यानी क्वार्क इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्वार्क को क्या कहा जाता है? बेसिक यूनिट कहा जाता है। किस किस की? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बेसिक यूनिट कहा जाता है। अब इस बात करें हम सर्कुलर पाथ की, तो सर्कुलर पाथ को कहते क्या है? तो सर्कुलर पाथ को कहते क्या? देख लीजिए, सर्कुलर पाथ को कहते हैं ऑर्बिट, और ऑर्बिट में प्रेजेंट रहते हैं आपके इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट में क्या प्रेजेंट रहते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। अब ये जो रिंग बनाई गई है सर, ये बताइए ये होता क्या है? तो देखिए भाई, फर्स्ट रिंग जो होती है, फर्स्ट को हम कहते हैं सेल्स के नाम से हम जानते हैं। फर्स्ट को सेल्स के नाम से हम जानते हैं, थर्ड को भी सेल्स के नाम से, फोर्थ को भी सेल्स के नाम से। के शेल, एल शेल, एम शेल एंड एन शेल। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने परसेंट रह सकते हैं हमें? वो देख लीजिए, 2, 8, 18, 32। वो कहते कैसे हैं वो अभी बाद में चर्चा करूंगा, अभी चर्चा करूंगा उसके आगे। के सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2, एल 8, एम 18, एन 32, ये प्रेजेंट रहते हैं आपके 32। अब बात की जाती है कि न्यूक्लियस, हमने लिख तो दिया, न्यूक्लियस के बारे में बताइए सही। तो न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाई, या न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाई, या कह सकते हैं कि न्यूक्लियस जो डिस्कवर किया था वो किया था रदरफोर्ड ने। तो न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड बाय परफॉर्मिंग अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड by performing alpha scattering experiment। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसे रदरफोर्ड ने हम तक पहुंचाया। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो देख लीजिए, मैक्सिमम नंबर नेक्स्ट बात करते हैं हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सेल, यानी कि एक सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल, तो वो कितने रह सकते हैं? वो रह सकते हैं 2n²। कितने रह सकते हैं? 2n² रह सकते हैं। वेयर n इक्वल टू ऑर्बिट नंबर, n क्या रहता है आपका? ऑर्बिट नंबर, और n² क्या रहता है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिट नंबर में शो आउट करता हूं इन 2D, यानी 2 डायमेंशनल, और जो रहता है n² नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, वो रहता है 3 डायमेंशनल में। किसमें रहता है? 3 डायमेंशनल में आपका रहता है। 3 डायमेंशनल रहेगा तो यानी कि n जो रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर समझने के लिए देखा जाए तो n जस्ट लाइक अ क्लास एंड n² जस्ट लाइक अ स्टूडेंट्स। एक क्लास में जैसे स्टूडेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, ऐसे ही ऑर्बिट नंबर में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट रहते हैं। ऑर्बिट में ऑर्बिटल्स प्रेजेंट रहते हैं। ओके, अगर देखा जाए तो देख लीजिए आगे कि ड्राइव कैसे करेंगे सेल्स को। तो ये रहा ऑर्बिट, एक टेबल ड्रॉ करनी है। ये रहा ऑर्बिट, ये रहा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्बिट कौन कौन से थे? पहली थी के शेल, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट को के शेल, सेकंड एल शेल, एम शेल, एंड थर्ड थी आपकी एन शेल। के सेल के लिए स्मॉल एन की वैल्यू 1 लगाते हैं, तो फॉर्मूला लगाते हैं, इसमें फिट कर देते हैं 2n² में। 2n² में फिट करेंगे तो n की वैल्यू 1 लगा देंगे, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2, यानी 2 × 1 = 2।
एल के लिए स्मॉल एन की वैल्यू 2 लगा देंगे तो 2n स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। इसमें n की जगह लगा देंगे 3, यानी कि थर्ड ऑर्बिट था 3 लगा देंगे तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 9 इक्वल टू 18। इसमें n की जगह 4 लगा देंगे तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 16 इक्वल टू 32। यानी के सेल में जो नंबर प्रेजेंट रहेंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट रहेंगे, के सेल में 2, एल शेल में 8, एम में 18, एन में 32। ये नंबर ऑफ ऑर्बिट आपके नंबर ऑफ ऑर्बिट में, यानी कि ऑर्बिट जो रहेंगी फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, यानी के, एल, एम, एन में, के में 2, एल में 8, एन में, एम में 18 और एन में 32 आपके प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट जो रह जाएगा वो रहेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वो देखिए। रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एलिमेंट्स, representations of element, representations of elements। एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है वेयर x कोई एलिमेंट, a एटॉमिक मास और z एटॉमिक नंबर। जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने सोडियम। सोडियम ले लिया। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और एटॉमिक मास होता है 23। अगर ऐसे ना लिख करके अगर ऐसे कहीं लिखा हुआ हो तो वो भी सही है, गलत नहीं है। ओके, वो भी आपका सही है। ये रिप्रेजेंटेशन होती है एलिमेंट्स की, ये और ये दोनों ही कैसी हैं आपकी? दोनों ही सही हैं। दोनों कैसी है आपकी? दोनों रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट जो बात करेंगे वो बात करेंगे एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर कैसे होता है, कैसे दर्शाया जाता है, क्या होता है एटॉमिक नंबर के अंदर, वो देखिए। अब जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम एटॉमिक नंबर की। किसकी बात करेंगे? एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर जो ज्यादातर बराबर होता है वो किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के कब बराबर रहेगा? ऑलवेज, हमेशा बराबर रहेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। यानी कि जितने एटॉमिक नंबर होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे, या जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही एटॉमिक नंबर रहेंगे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कब बराबर रहता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बराबर रहेगा वो जब बराबर रहेगा जब वो कंपाउंड कैसा हो? न्यूट्रल हो। कैसा हो? कंपाउंड एलिमेंट कैसा हो? न्यूट्रल हो, यानी कोई चार्ज ना हो उसके ऊपर। एग्जाम्पल देखिए, सोडियम ले लिया मैंने, इधर सोडियम ले लिया, इधर ऑक्सीजन ले लिया, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 8। या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, ऑलवेज रहता है। तो ये भी 11, ये भी 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कब बराबर रहता है? जब एटॉमिक नंबर, यानी कि ऑलवेज बराबर रहता है। लेकिन नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कब बराबर रहता है? ये तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे यहाँ, 11 11 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात क्लियर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर के जब बराबर रहता है जब वो न्यूट्रल हो। तो यहाँ न्यूट्रल था तो मैंने बराबर लिख दिया, यहाँ न्यूट्रल नहीं है तो यहाँ क्या कंडीशन रहेगी? 11 जैसा है वैसा। अब यहाँ जितने पॉजिटिव साइन होंगे या जितने पॉजिटिव साइन के साथ शो आउट कराएगा अपने आप को कोई भी एलिमेंट, उतने ही निगेटिव आ जाएंगे। +1 था तो -1, यहाँ -2 है तो +2, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। दोनों के जब इलेक्ट्रॉन सेम मिल जाते हैं तो क्या कहलाता है? वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक। कैसा कहलाता है वो? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक।
सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं उसे। नेक्स्ट देखिए, एटॉमिक नंबर की बात हो चुकी है, एटॉमिक मास की बात करते हो। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास अगर देखा जाए तो एटॉमिक मास ऑलवेज बराबर रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक मास। सपोज करो एग्जांपल ले लिया मैंने सोडियम। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23। प्रोटॉन कितने होंगे उसमें? 11। क्यों? जितने नंबर ऑफ एटॉमिक मास हो, जितने एटॉमिक नंबर होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन मुझे फाइंड करना है। न्यूट्रॉन फाइंड करेंगे तो 23 माइनस 11 इक्वल टू 12, यानी कि n इक्वल टू कितना आ गया? 12। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए? सोडियम में न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी? न्यूट्रॉन की संख्या होगी 12। निकाला कैसे? न्यूट्रॉन निकालने के लिए एटॉमिक मास को, एटॉमिक मास में से प्रोटॉन को घटा दिया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को घटा दिया है। ये रहता है आपका न्यूट्रॉन निकालने का तरीका। क्या रहता है ये? न्यूट्रॉन निकालने का तरीका, यानी कि एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन। प्रोटॉन को हम क्या कह सकते हैं? एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन्स को क्या कह सकते हैं हम? एटॉमिक नंबर। नोट में एक पॉइंट आता है आपका, वो आता है कि एटॉमिक मास ऑलवेज ग्रेटर देन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के हमेशा बराबर और बड़ा होता है। बराबर कब होता है? बराबर होता है जब हाइड्रोजन होता है, जब हाइड्रोजन कंडीशन में कैसा होता है? बराबर। उतना एटॉमिक मास उतना ही एटॉमिक नंबर आपका। ठीक है भाई, ये एटॉमिक मास की रही, एटॉमिक नंबर की बात रही। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वो देख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते कैसे कैसे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में होगा क्या? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम करेंगे किसी भी एलिमेंट का। जैसे एलिमेंट करने के लिए क्या करेंगे? के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ये 4 सेल ही तो होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, पर इनका ही काम होता है सेल्स डिवाइड करने का, एलिमेंट डिवाइड करने का। जैसे जिंक, जिंक का कितना होता है? यानी कि जेड कोई आपका एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 20, कोई 17, यानी कि एटॉमिक नंबर लिख रहा हूं मैं जेड, एटॉमिक नंबर जिसका 20, 17 और क्या है? 19। ठीक है भाई। के सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बताए थे मैंने? 2, इधर 2, इधर 2, इधर 2। एल शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने परसेंट रहेंगे? एल, यानी कि सॉरी 8, 8, 8, 8। अब यहां देखिए 2, 8, 10 हो चुके हैं। कितनी की रिक्वायरमेंट है? मैं 20 की, तो 2, 8, 8, 2, 8, 8, 2 पूरे कर चुके। पूरी सेल आपकी भरी जा चुकी है। 17 में 2, 8 कितने की रिक्वायरमेंट है? 7 की। यहां कितने की रिक्वायरमेंट रहेगी? 19, 2, 8, 8 और 1, 9 हम नहीं लिख सकते बाय द रूल ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव रूल के हिसाब से उसे हम नहीं लिख सकते। ओके, ये रिक्वायरमेंट रहेगी आपकी ऐसे, यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहता है। फर्स्ट सेल को कंप्लीट करने के लिए 2 की रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे सोडियम मैंने बताया था अभी आपको, सोडियम ना बता करके और देख लीजिए भाई, जिंक देख लीजिए। जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। जब डिवाइड करेंगे तो के शेल में कितना हो गया? 2, 8, 18, यानी कि 2, 8 कितना हो गया? 10, 18 कितना हो गया? 28, बचा क्या? 2। ये जिंक के डेरिवेशन हो गया 2, 8, 18, 2। ओके भाई। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात हो चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ज़्यादा वैसे नहीं बताया मैंने आपको, ऊपर ऊपर बता दिया थोड़ा बहुत। नेक्स्ट जो बात करेंगे सिंबल्स की। सिंबल्स क्या रहती है वो देख लीजिए आप।
नेक्स्ट सिंबल्स की बात करते हैं हम। सिंबल्स कुछ बता दे रहा हूं मैं आपको, वो देख लीजिए। सिंबल्स कैसे रहेंगे, जैसे हाइड्रोजन है आपका, हाइड्रोजन का H, हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरोन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, और भी जितने भी रहते हैं आपके वो सब सिंबल्स होते हैं। ये सिंबल्स हैं, ऐसे सिंबल्स ड्राइव किए जाते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट जो बात करते हैं हम, नेक्स्ट होता है आपका आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। क्या होता है आपका आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, वो देखिए। नेक्स्ट जो टॉपिक कवर रहता है इसमें है वो रहता है आइसोटोप्स किसे कहते हैं और आइसोबार्स किसे कहते हैं। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स आपके वो रहते हैं जिसमें एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो जाता है। एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर सेम बट डिफरेंट इन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास में ये कैसे हो, डिफरेंट हो, वो तो कहलाता है आइसोटोप्स। एग्जांपल हो गया आपका आर्गन, और कौन सा हो गया आपका कैल्शियम। आर्गन का 18 सेम एटॉमिक नंबर। एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन एक एटॉमिक नंबर, एक एटॉमिक मास, एक एटॉमिक नंबर, दो एटॉमिक मास, यानी प्रोटियम और ड्यूटेरियम। प्रोटियम और ड्यूटेरियम कहते हैं। आइसोबार्स देखिए, आइसोबार्स में एटॉमिक मास सेम बट डिफरेंट इन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास में तो सेम रहते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर्स में कैसे रहते हैं, ये डिफरेंट रहते हैं। एटॉमिक नंबर सेम बट डिफरेंट इन एटॉमिक मास, वो था आइसोटोप। आइसोबार्स एटॉमिक मास सेम बट डिफरेंट इन एटॉमिक नंबर, वो कहलाते हैं आपके आइसोबार्स। एग्जांपल देख लीजिए, आर्गन कैल्शियम 20 18 20, एटॉमिक मास 40, एटॉमिक मास 40, ये भी बराबर, ये भी, यहाँ ये बराबर था, यहाँ एटॉमिक मास बराबर। ठीक है भाई, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो बात करते हैं इसमें वो बात आती है आपकी आयंस की। आयंस क्या होते हैं, देखिए भाई आयंस होते क्या। आयंस, an ion is a charged atom or molecule। एटम और मॉलिक्यूल, एक जो आयन होगा वो एक चार्ज एटम हो सकता है या चार्ज मॉलिक्यूल हो सकता है। दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। एक होता है कैटायन और एक होता है आपका एनायन। कैटायन जितने भी होंगे सभी के सभी कैसे चार्ज होंगे, पॉजिटिव चार्ज, और एनायन जितने भी होंगे वो सभी के सभी कैसे होंगे, नेगेटिव चार्ज। कैसे होंगे, कैटायन पॉजिटिव चार्ज, एनायन नेगेटिव चार्ज। अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको, सोडियम पॉजिटिव, तो ये तो रहा आपका कैटायन, और Cl नेगेटिव, और ये रहा आपका एनायन। कैटायन और ये रहा आपके एनायन। नेक्स्ट की बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की।
यानी लास्ट जो बच्चा है इसमें वो मॉलिक्यूल्स है, या आप एक और स्किप हो गया इसमें, मैं बता दे रहा हूँ, आयनिक कंपाउंड। आयंस कवर हो चुके हैं, आयंस के बाद आयनिक कंपाउंड। वो देखिए अब आयनिक कंपाउंड क्या होता है। आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स में द कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ आयंस इज नोन एज आयनिक कंपाउंड, यानी कि वो आयन which compound consist ions, यानी वो कंपाउंड जो आयंस को कंसिस्ट करके चल सके हैं, which compounds consist ions are called ionic compounds। कैसे कहलाते हैं वो? आयनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। एग्जांपल ले लिया जाए NaCl, NaCl में Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, CaO Ca पॉजिटिव और O नेगेटिव, यानी 2 नेगेटिव होता है, उसे नहीं देखेंगे हम। ठीक है भाई, ये आयनिक कंपाउंड की बात रही आपकी। किसकी बात रही? आयनिक कंपाउंड की बात रही। अब राइटिंग केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं वो देखिए। केमिकल फॉर्मूला, राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला। राइटिंग का केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है वो देखिए एक बार। वो लिखा जाता है आपका क्रिस क्रॉस मेथड से। क्रिस क्रॉस मेथड क्या होता है वो देखिए, क्रिस क्रॉस मेथड। अब ये मेथड क्या होता है क्रिस क्रॉस मेथड वो देख लीजिए आप। क्रिस क्रॉस मेथड क्या होता है, जैसे हमने यहाँ लिख लिया सिंबल और इधर लिख लिया हमने बैलेंस, हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन पर क्लोरीन पर एक, हाइड्रोजन पर एक, क्लोरीन पर एक, ये होता है क्रिस क्रॉस मेथड। बन गया क्या फॉर्मूला? HCl। क्या बन गया वो? HCl। ऐसे ले लिया हमने कि हाइड्रोजन और सल्फर, हाइड्रोजन सल्फर, हाइड्रोजन का लास्ट सेल में प्रेजेंट रहते हैं 1 और S के लास्ट सेल में प्रेजेंट रहते हैं 2। कितना हो गया? H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड। H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड। H2S क्या हो गया आपका? हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। H2S क्या हो गया आपका? हाइड्रोजन सल्फाइड। ये रहा आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये रहा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऐसे हम बना लिए जाए कि सोडियम क्लोरीन, इसका भी एक, इसका भी एक, क्रिस क्रॉस मेथड चल गया। NaCl, HNO3 वो तो ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा, 2 का देख लीजिए, 2 का कैसे बनाते हैं। जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन का 1 प्रेजेंट रहेगा, इसका भी 1 प्रेजेंट रहेगा, बना दिया हमने कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है भाई, या कह सकते हो इसकी में 2 प्रेजेंट रहते हैं, तो C2O कार्बन 2, इसका भी 1, सही, CO2 बात कर रहे थे। मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लीजिए, केमिकल फार्मूला बता चुका था मैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लीजिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला ड्राइव कैसे किया जाता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इंपोर्टेंट एसिड्स, एसिड्स के लिखा दे रहा हूँ, इंपोर्टेंट एसिड्स हो गया आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड,
सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। फॉर्मूला जो होगा इसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और फास्फोरस का होगा आपका, वो होगा H2PO4, H3PO4 सर, H3PO4 आपका होगा इसका फॉर्मूला। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड फास्फोरिक एसिड H3PO4। एसिटिक एसिड की बात करें, एसिटिक एसिड CH3 COOH। नेक्स्ट की बात करें कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड तो रहेगा आपका H2CO3। नेक्स्ट की बात करें सल्फ्यूरस एसिड तो रहेगा आपका H2SO3। सल्फ्यूरिक एसिड था H2SO4, सल्फ्यूरस एसिड होगा H2SO3। नाइट्रस एसिड की बात करें, नाइट्रस एसिड तो होगा HNO2। नाइट्रिक एसिड जो था, नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रस एसिड HNO2। ये तो रहे आपके एसिड की बात। कुछ बेसेस भी देख ले रहे हैं, कुछ बेसेस जो होंगे हमारे, वो देखिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इंपॉर्टेंट बेसिस, इंपॉर्टेंट बेसिस, बेसिस के कौन कौन से फॉर्मूला होंगे वो देखिए। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इनके फॉर्मूला क्या होंगे आपके। अमोनियम का NH4OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। ऐसे बहुत से होंगे आपके। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होगा, जिंक हाइड्रोक्साइड होगा, और ये मैंने लिखा दिए हैं इंपोर्टेंट बेसिस के बारे में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इंपोर्टेंट बेसिस। अब बात कर ले रहे हैं कुछ सॉल्ट ऑक्साइड, इंपोर्टेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इंपोर्टेंट सॉल्ट ऑक्साइड्स के बारे में। सॉल्ट ऑक्साइड कौन कौन से वो भी देख लीजिए। सॉल्ट ऑक्साइड्स, सॉल्ट ऑक्साइड जैसे सोडियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है Na2। पोटेशियम ऑक्साइड, K2। मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। नेक्स्ट एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। ऐसे बहुत से फॉर्मूला और हैं आपके सॉल्ट ऑक्साइड के, इसलिए मैं कुछ कुछ लिखा रहा हूं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात हो चुकी है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बाद जो आता है आपका, वो आता है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं, उसे देख लीजिए। मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ते क्या हम, मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे हम सबसे पहले मोल। मोल होता क्या है, कहते कैसे हैं। तो मोल जो होता है ना आपका, वो मोल होता है नंबर। मोल क्या होता है, नंबर। जैसे 1 मोल पेंसिल, ये कह सकते हैं। जैसे 1 डजन होता है ना, 1 डजन की वैल्यू कितनी होती है, 12 पीसेस। 1 डजन की वैल्यू कितनी होती है, 12 पीसेस। ऐसे ही 1 मोल की जो वैल्यू रहती है वो रहती है आपकी 6.022 × 10⁻³
6.022 इंटू 10⁻23। जैसे हमारे पास 1 मोल पेंसिल की कीमत हम निकाले हैं, तो 1 मोल पेंसिल की जो कीमत निकल के आएगी 1 का इंटू उसमें कर देंगे तो यही आएगा। 1 डजन 12 पीसेस हैं। जैसे मैंने कह दिया कि मेरे पास 1 मोल बुक्स हैं, मेरे पास 1 मोल पेंसिल्स हैं, 1 मोल बैग्स हैं, तो सबकी प्राइस जो निकल के आएगी वो कितनी निकल आएगी ये, क्योंकि 1 मोल की जो वैल्यू है वो 6.022 इंटू 10⁻23 है। 1 मोल की जो वैल्यू रहेगी वो हमेशा यही प्रेजेंट रहेगी आपकी। और इस नंबर को हम बोलते क्या है, जो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है ना, ये वाला नंबर, इसे बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर्स बोलते हैं। ठीक है भाई, मोलर मास की बात की जाए कि मोलर मास कैसे कंटिन्यू किया जाएगा, इसमें वो भी देखिए। जैसे मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, मोलर मास हाइड्रोजन का मोलर मास वही होता है जो उसका एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास कितना है हाइड्रोजन का, 1, तो मोलर मास कितना होगा 1, यानी 1 ग्राम। हाइड्रोजन का 1 ग्राम निकला आया आपका, कार्बन का निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा 12, और ऑक्सीजन का निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा 16, नाइट्रोजन का निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा 14। ठीक है भाई, हीलियम का निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, हीलियम का निकल के आएगा आपका 4, हीलियम का कितना निकल के आएगा 4। अब नेक्स्ट बात जो करता हूं मैं, जैसे मैं निकालना हूं कोई फॉर्मूला है HNO3, ये नाइट्रिक एसिड है, 1 मोल ऑफ HNO3 की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, वो देख लीजिए। 1 मोल ऑफ HNO3, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, 1 मोल HNO3 की वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी क्या, 1 मोल की हम निकाले हैं तो 1 मोल का कितना निकल के आएगा 0.62 इंटू 10⁻23 ग्राम, ये निकल के आएगा। इसका निकालना है हम, यानी कि इसका ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये कह सकते हो, ये रहा मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3, इसके मॉलिक्यूल्स HNO3 निकालेंगे तो HNO3 का मास निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, H का कितना होता है 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 48, क्योंकि 16 होता है, 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48, 12 1 13, 5 और 1 6, कितना आ गया 63 ग्राम। HNO3 का जो निकल के आएगा मोल ऑफ HNO3, 1 मोल ऑफ HNO3 कितना निकल के आएगा 63 ग्राम निकल के आएगा। बात करते हैं मोलर मास की, तो मोलर मास होता क्या है, मोलर मास आपका वो होता है मास ऑफ 1 वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड अ मोलर मास, यानी किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास होता है वही उसका मोलर मास कहलाता है। जैसे 1 मोल का मास, यहाँ हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन का मास कितना था 1, तो यही इसका मोलर मास होगा, ये क्या होगा, यही इसका मोलर मास होगा। मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, क्या निकालना है हमें निकालना है मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान रखना भाई, एटम की बात हो रही है, मॉलिक्यूल्स की बात नहीं हो रही। मास ऑफ 1 मोल, यानी कि मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 1 मोल का कितना निकल के आएगा, जितना उसका मास होता है उतना निकल के आएगा 16 ग्राम। अब यही बोल दिया जाए कि मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, एटम की बात नहीं हो रही है, अब बात हो रही है मॉलिक्यूल की, 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला जो होगा वो कितना होगा, O2, यहाँ 16 था सिंगल पे, डबल पे कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32 ग्राम हो जाएगा। अब बात कर लेने आपके मॉलिक्यूलर वॉल्यूम की, तो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम होता क्या है,
वन मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी, यानी एसटी पर किसी भी गैस के 1 मोल विल हैव अ वॉल्यूम ऑफ, उसकी जो वॉल्यूम रहेगा वो कितना रहेगा 22.4 लीटर, 22.4 लीटर रहेगा। कितना रहेगा 22.4 लीटर रहेगा, वही उसका मोलर वॉल्यूम कहलाएगा। मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन में लिख दे रहा हूं, देख लीजिए। मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन है 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस at STB will have a volume of 22.4 liter. This is the molar volume, यानी ये भी क्या होगा, दिस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। क्या कहलाएगा ये, मोलर वॉल्यूम कहलाएगा। कितने है वैल्यू उसकी 22.4 लीटर, कितनी वैल्यू दे रखी है आपसे 22.4 लीटर वैल्यू उसकी दे रखी। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट जो रहेगा आपका वो रहेगा क्या, एक न्यूमेरिकल बता रहा हूं, देख लीजिए। कैलकुलेट द ग्राम एटम प्रेजेंट इन ऑक्सीजन। क्वेश्चन है ये, कैलकुलेट द ग्राम एटम प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 8 ग्राम में कितना प्रेजेंट रहेगा, तो नंबर ऑफ ग्राम, ये सॉल्यूशन है इसका, नंबर ऑफ ग्राम एटम कितने दे रखे हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालने के लिए मास इन ग्राम, जो मास दे रखा है वो ग्राम में होना चाहिए, अपॉन मास ऑफ ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। तो मॉलिक्यूलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 16, मास इन ग्राम कितना दे रखा है 8, ये कितना है 16, काटेंगे इसे 1/2 निकल के आएगा, तो 1/2 को जब करेंगे तो 0.5 ग्राम होता है, 0.5 ग्राम आंसर। एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन अ एलिमेंट, एक एलिमेंट में नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट हैं उसको दर्शाए, वो एटॉमिसिटी कहलाती है। कितने टाइप की होती है, व्हाट टाइप की होती है, फर्स्ट मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक, और फैक्ट्री रहेगी आपकी पॉलीएटॉमिक। ठीक है भाई, मोनोएटॉमिक की बात करें तो मोनोएटॉमिक आपका वो एटॉमिक होता है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स एक प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, और क्या रह गया आपका जिंक, ये हमेशा सिंगल लिखे जाते हैं मोनोएटॉमिक। डायएटॉमिक की बात की जाए CO2, O2, SO2, NO2, ये कैसे रहे आपके डाईएटॉमिक रहे। ट्राईएटॉमिक, फास्फोरस यानी कि P3 भी होता है, सल्फाइड या सल्फेट SO3, O3,
क्या हो गया आपका ओजोन, टेट्रा एटॉमिक P4 SO4 और पॉली में आपके बहुत से आ जाएंगे, जैसे फास्फोरस P5 आ गया, PCl5 आ गया, PCl5 आ गया। ये सभी आपके मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। जो एटॉमिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी वो होती है आपकी जो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट करती है किसी भी एलिमेंट में। और क्या कैसे कितने टाइप की होती है, 5 प्रकार की होती हैं, मोनोएटॉमिक, डाई, ट्राई, टेट्रा और पॉली। नेक्स्ट की बात करते हैं, वो है आपका लास्ट पॉइंट जो है वो है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं भाई, मॉलिक्यूल्स होते क्या है वो देखिए। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एटम प्लस एटम प्लस एटम प्लस एटम, यानी कि बहुत सारे मिलकर या दो से अधिक एटम मिलकर जिस चीज का निर्माण करते हैं वो मॉलिक्यूल्स कहलाता है। मोर देन वन एटम कंसिस्ट अ मॉलिक्यूल। मोर देन वन एटम प्रेजेंट अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल को प्रेजेंट करते हैं। कैसे प्रेजेंट करते हैं देखिए, मॉलिक्यूल बनाना है हम, मॉलिक्यूल कैसे बनाएंगे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन 1 और 2 मिलके बना लिया इन्होंने H2, या कह सकते हो H2O। H2O बनाया कैसे, अब वो देख लीजिए। हाइड्रोजन यानी कि H2O बनाने के लिए, H2 मॉलिक्यूल बनाने के लिए, वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें तो ज़रूरत पड़ती है, वो पड़ती है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और किसकी जरूरत पड़ती है हमें, ऑक्सीजन की। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो K सेल को 2 और 6। ठीक है भाई, ये पूरा हो गया। ऑक्सीजन बीच में, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2। तो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन कितने हैं लास्ट सेल में, 1। तो 1 ये रहा और 1 ये रहा। ऑक्सीजन में कितना है, 6। तो 1 2 3 4 5 6। अब हमें हाइड्रोजन की फर्स्ट सेल पूरा करने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट है, 2 की रिक्वायरमेंट। हाइड्रोजन के पास तो 1 है तो ये इससे कर लेगा शेयरिंग, इसके पास भी 1 है तो ये भी इससे कर लेगा शेयरिंग। अब ऐसा नहीं है कि इसने शेयरिंग कर ली तो इसके घटे गए, नहीं घटे भाई, उसके पास ही है, खाली शेयरिंग की है, पूरी तरह दी नहीं है। इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2, इसके 6 7 8। इसने अपने ऑक्टेव को पूरा करने के लिए 2 ले लिए तो इसके हो गए 8 पूरे। तो यहाँ कितने कितने की शेयरिंग हुई, 1 1 की। हाइड्रोजन ने 1 लिया और 1 दिया, तो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव भी आ सकता है और हाइड्रोजन पर निगेटिव भी आ सकता है। लेकिन हाइड्रोजन हमेशा अपना देता ही है तो इस पर हमेशा पॉजिटिव साइन आता है। हाइड्रोजन पर हमेशा कैसा साइन आता है, पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन पर हमेशा पॉजिटिव रहता है। ऑक्सीजन ने कितने की रिक्वायरमेंट की, यानी कितने लिए हाइड्रोजन ने, ऑक्सीजन ने 1 इससे लिया 1 इससे लिया, टोटल कितने लिए, 2। तो निगेटिव कितने हो गए, 2। यानी कि जो लेता है उस पर निगेटिव चार्ज, जो देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज। जो लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज, जो देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज। H पे हमेशा पॉजिटिव आता है, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव। जितने इलेक्ट्रॉन लेगा, गेन करेगा, यानी किसी से लेगा, गेन करेगा, वो लेगा किसी से, वो कहलाएगा आपका नेगेटिव साइन। उस पर क्या लगेगा, नेगेटिव साइन। तो कोई किसी से कर्ज लेता है उस पर आता है नेगेटिव साइन। किसी से लिया इसने, किसी को दिया नहीं, किसी से लिया, यानी गेन जब कर रहा है, रिलीज कर रहा है, यानी छोड़ रहा है तो पॉजिटिव आयन, ले रहा है तो नेगेटिव आयन। ठीक है भाई। सिंगल बॉन्ड मैंने बता चुका था, 1 इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग होगी उसे म्यूचुअल शेयरिंग कहते हैं। सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करेगा, डबल बॉन्ड से कनेक्ट करेगा। जैसे बात की जाए नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन लास्ट सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, 5 प्रेजेंट रहते हैं। कनेक्ट करने के लिए इसने 3 ले लिया, इससे 3 ले लिया, कितने की शेयरिंग हुई, 3, यानी ट्रिपल बॉन्ड बना। कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड।
ये कह सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई इनके बीच में, इनके बीच में शेयरिंग हुई है वो ट्रिपल बॉन्ड की हुई है, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इसके बीच में 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई थी, इसके बीच में डबल, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की तो डबल, 1 की तो सिंगल बॉन्ड और 3 की बोली है तो ट्रिपल बॉन्ड। 3 से ज्यादा की जब होती है तो 3 से ज्यादा के पॉली बॉन्ड में काउंट किया जाता है, वो हम ज्यादा ब्रीफ नहीं पढ़ते हैं, वो हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है। अब मैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पूरा फिनिश कर चुका हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कमेंट में लिख दिया अगर नीचे कैसी वीडियो है, उसके बारे में आप कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं नीचे। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाएं और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को, ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद ले सकें, वीडियो से कुछ सीख सकें और एक्स्ट्रा ज्ञान भी ले सकें। ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पूरा चैप्टर हम कवर कर चुके हैं, तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप।